लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जिससे अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के हर प्लान को चौपट करना शुरू कर दिया है और इजराइल गाजा से लेकर ईरान तक कोहराम मचाने पर उतारू है। उधर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में जुट गया है। ट्रंप के जाने दुश्मन बने पुतिन और नेतन्याहू। रूस यूक्रेन जंग को 1200 दिन होने जा रहे हैं। गाजा युद्ध को 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रंप को अपने दोस्त और करीबी बताने वाले पुतिन और नेतन्याहू ट्रंप के लिए ही जानी दुश्मन साबित होने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 महीने से ज्यादा के कार्यकाल को देखने के बाद पुतिन और नेतन्याहू ने यूक्रेन और गाजा में पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। इस वक्त जहां अमेरिका को रूस और इजराइल से धोखा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका को जंगी धमकियां तक मिलने लगी है। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि ट्रंप अब ट्रिपल ट्रैप में फंस चुके हैं, जो अमेरिका के लिए नासूर बनने जा रहा है। यानी अब युद्ध ना तो यूक्रेन में रुकेगा, ना पूर्ण युद्ध विराम गाजा में होगा और ना ही ईरान को अब अमेरिका परमाणु बम हासिल करने से रोक पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर आपको बता दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। पुतिन ज़ेलेंस्की को ट्रंप पर भरोसा नहीं। अब आप ये जान लीजिए कि पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला हुआ है वो हैं डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरेजिया और लुहांस्क। डोनेट्स्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेट्स्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ लोग खुलकर अब मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। यूक्रेन का सर्वनाश, पुतिन के सीरियल अटैक शुरू। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है,
उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से अब यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक एक मोर्चे पर 300-400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और अब हालात ये हैं कि महज 95 दिन में ही 524 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही है वो भी बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की पूरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना चुकी है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सीवरस, टोरेट्स, प्रोकोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में बढ़त भी हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डोमिडोवका, वर्खनोका म्यांस्के और उत्तर दिशा की तरफ प्रोकोस, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा किए बैठा है। जहां कभी रूस को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। गाजा से ईरान तक ट्रंप का कार्ड फेल। अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि इजराइल ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन तेहरान के साथ कूटनीतिक समझौते पर काम कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस प्रोग्राम के जरिए वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने किया था। इन देशों ने नागरिक परमाणु प्रोग्राम के नाम पर ही परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। ईरान के बारे में माना जाता है कि वो परमाणु हथियारों के लिए दोहरे रास्ते अपना रहा है। असैन्य परमाणु प्लांट से प्लूटोनियम निकालना और ईरान से ही निकाले गए यूरेनियम का संवर्धन करना। ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमला आसान नहीं। ईरान इजराइल की सीमा से 2100 किलोमीटर दूर है। इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने के लिए एक असाधारण और मुश्किल सैन्य मिशन शुरू कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से लड़ाकू जेट शामिल हो सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तक उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। इजराइल की वायुसेना के पास ईरान के ऐसे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए ना तो प्लेटफॉर्म है और ना ही विशेष हथियार। फोर्डो और नतांज जैसे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए इजराइल को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी कि MOP जैसे बम की जरूरत होगी, जिसका वजन 12 टन से ज्यादा है और 6 मीटर लंबाई है। GBU-57 यानी MOP मिट्टी में 61 मीटर नीचे घुसकर विस्फोट कर सकता है, लेकिन इसे केवल B-52 और B-2 जैसे अमेरिकी बम वर्षक विमान ही ले जा सकते हैं, जो इजराइल के पास नहीं है। यानी इजराइल अपने दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता। उसे अमेरिका की जरूरत होगी और अमेरिका इजराइल की मदद को इस वक्त तैयार नहीं है। ऐसे हालात में इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए स्वदेशी MOP बना सकता है। इजरायली MOP को या तो C-130 हरक्यूलिस विमान या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना रिस्की और तकनीकी चुनौतियों से भरा होगा। فکر میکنید برای چی میان با ما مذاکره میکنن؟ برای اینکه ناامید شدن که تحریم‌های ظالمانه‌شون مردم ایران رو به زانو در بیاره، دولت ایران رو به زانو در بیاره. اگه مطمئن بودن که به زانو در میاره که مذاکره نمی‌کردن، که میگفتن صبر می‌کنیم 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه خودشون سرخم میکنن و میان جلو.
ولی دیدن که این اتفاق نمیفته به خاطر مقاومت مردم ایران. अब ऐसे हालात में इजराइल कैसे हमला करता है ये देखना होगा। इधर गाजा में भी इजराइल अमेरिका की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहा। वो पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना चुका है और इसीलिए पूरे गाजा में इजराइल हमले पिछले हफ्ते तक बेहद तेज हुए हैं। यानी अमेरिका की विदेश नीति, कूटनीति और रणनीति को पुतिन और नेतन्याहू ने मिलकर के बर्बाद कर दिया है। अब ऐसे हालात में ट्रंप अपने करीबियों से कैसे निपटेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं और इसके लिए नेतन्याहू ने इजराइल एयरफोर्स को तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घोषणा की कि वो ईरान से बहुत सख्त एटमी डील करने वाले हैं। ट्रंप ने जानकारी दी कि एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त ईरान के सभी एटमी सेंटर पर अमेरिका का कंट्रोल है। ट्रंप ने यह भी शर्त रखी कि अमेरिका जब चाहेगा ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को तबाह कर डालेगा। खाड़ी युद्ध को ट्रंप की नई डिमांड वर्ल्ड वॉर बनाने जा रही है। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच जारी जंग न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी डील की आखिरी और जरूरी शर्त मानने का प्रेशर बनाया है। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खून खौल गया है। ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त नंबर 1 बताकर दहला दिया है। अमेरिका ने ईरान को कहा है कि उसके एटमी अड्डे का फुल एक्सेस ट्रंप को चाहिए। ट्रंप ने कहा डील में ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने की छूट सुपर पावर के पास होगी। ट्रंप ने ऑर्डर देते हुए ईरान के एटमी अड्डे की निगरानी से लेकर वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा ठोक दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जो बोल रहे थे वो शब्द कुछ यूं थे, ईरान से मजबूत एटमी डील होगी, हम जब चाहेंगे उनके एटमी ठिकाने को उड़ा सकते हैं, इसमें किसी जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। ट्रंप ने जिस हल्के लहजे में ईरान को एटमी डील का दाना डाला उसने इजराइल को गदगद कर दिया। नेतन्याहू यही चाह रहे थे। नेतन्याहू ने इसी वजह से ईरान पर हमले का प्लान तक कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को इसी वजह से शायद हमले के लिए रोक दिया। आखिर में नेतन्याहू जो चाह रहे थे ट्रंप ने वही शर्त ईरान पर थोप दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान अब ट्रंप से कोई डील करेगा भी या नहीं। जवाब जग जाहिर है, डील होगी तो ईरान की शर्तों पर। ट्रंप के धमकाने से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं, मगर ट्रंप जो कह रहे हैं उसे नजरअंदाज करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. ट्रंप ने अचानक पासा पलट दिया है। ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था कि अमेरिका उसके परमाणु अड्डों को देख सकता है। ईरान की एटमी लैब में क्या चल रहा है इसे भी अमेरिका जान सकता है। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ट्रंप ने ईरान के एटमी पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मांग कर दी है, जिस पर ईरान की लीडरशिप भड़क गई है। अली खामेनेई के सलाहकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अली शमखानी ने ट्रंप के ख्याल को ऐसा ख्वाब बताया है जो कभी हकीकत नहीं हो सकता। अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा, ईरान के परमाणु अड्डों तक पहुंचना और उन्हें बर्बाद करना ऐसी कल्पना है जिसे कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया से साझा किया है। लेकिन ईरान आजाद है, मजबूत है। ईरान की तय की गई एक रेड लाइन है, बातचीत सम्मान के साथ होगी।
ट्रंप की एटमी डील की शर्तों के खुलासे के साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सऊदी अरब से ईरान पर प्रेशर बना रखा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पिछले महीने तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने मसूद पेजेशकियर, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को ट्रंप के प्लान के बारे में बताया था। खालिद बिन सलमान ने ईरान की लीडरशिप को चेतावनी दी थी कि या तो एटमी डील करें या फिर हमले के लिए तैयार रहें। सऊदी प्रिंस के दिए मैसेज के बाद ईरान ने एटमी डील की तरफ तेजी से एक्शन लिया। با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. हालांकि अब ट्रंप की नई शर्त ने सारे समीकरण बदल डाले हैं। ईरान के लिए एटमी डील गले की फांस बनती जा रही है, जिसके चलते ईरान ने इजराइल को झटका देना शुरू कर दिया है। ईरान ने मोसाद एजेंट को सूली पर टांग कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने पेड्राम मदनी नाम से मोसाद एजेंट को फांसी पर टांग दिया है। ईरान की कोर्ट ने पेड्राम को मोसाद के लिए जासूसी करने और भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के जुर्म में फांसी दी है। मदनी को 2020 में तेहरान से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। मदनी अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित कर रहा था। उसने यूरोप में बिटकॉइन और यूरो के जरिए पैसे का लेन देन किया। जांच में सामने आया कि पेड्राम मदनी अक्सर विदेश जाता था, खासकर जर्मनी। वहीं उसने मोसाद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद मदनी ईरान लौटकर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने लगा था। मदनी जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों को मोसाद एजेंट बताकर ईरान चुन चुनकर ठिकाने लगाने का दावा कर रहा है। मोसाद एजेंट के सिलसिलेवार सफाई से भड़का इजराइल ईरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू करने की तैयारी में है। नेतन्याहू को ऑपरेशन थंडरबोल्ट में अमेरिका का फुल सपोर्ट भी मिलने की गारंटी है। ईरान के तीसरे हमले से पहले नेतन्याहू सभी खतरे का खात्मा कर सकते हैं। ईरान के नक्शे पर दिखाई दे रहे जिन लोकेशन को इजराइल ने सेट कर लिया है उसे देखते चलिए। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कौम, तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर अरक, तेहरान से 316 किलोमीटर दूर नतांज सिटी, तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दूर इस्फहान शहर, तेहरान से 500 किलोमीटर दूर अर्दकन शहर, तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर बू शहर। इन जगहों को इजराइल ने लॉक कर दिया है। इजराइल अगर अपने प्लान के हिसाब से ईरान पर धावा बोलता है तो पूरा ईरान न्यूक्लियर कचरे का ढेर बन जाएगा, जिससे ऐसी तबाही मचेगी जो कई मुल्कों को बर्बाद कर सकती है। पीएम नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी लगातार बातचीत चल रही है। असल दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים. הוא שוחח אותי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם, והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. इजराइल के हर एक्शन का रिमोट भी ट्रंप के हाथ में ही होगा। नेतन्याहू इसलिए ही दुश्मन को घर में घुसकर मारने का ओपन ऐलान कर रहे हैं। אם נצטרך לחזור ללחימה, אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות, ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. אנחנו שומרים על הזכות לחזור למלחמה, אם צריך, בגיבויה של ארצות הברית. ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियार के कारखाने को एक्टिव रखा है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है।
नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज हस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 ही में चल गया था। इजराइल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। खमेनेई के एटमी अड्डे में पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कोम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहां 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं।